भाई साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ ले रहा हूँ। एक एक उन्होंने कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार, विकसित भारत का लक्ष्य। अब विकसित भारत का लक्ष्य या अविकसित भारत का लक्ष्य, ये थोड़ा, ये एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो या तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं जो आम हमको नहीं समझ में आई हैं। 75 वर्ष की एक बुनियाद हमारे पास है। आपसे बहुत सीधी सी चीजें हम समझना चाह रहे हैं कि देश के सामने इस समय आर्थिक चुनौती क्या है, या सेंसेक्स देख देख के हम लोग खुश होते रहे, क्योंकि वो पूरे भाषण में 84 मिनट में आर्थिक मुद्दों पे बिल्कुल चुप थे इस बार प्रधानमंत्री जी। अरुण भाई साहब। देखिए, देश ने 75 साल में काफी कुछ किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे लॉन्जिविटी हो कि मतलब कितना लोग जिंदा रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रास्ता और बाकी है। वो इसलिए कि जैसे आपने शुरू में कहा था, असंगठित क्षेत्र जो है वो बहुत बुरी तरह से पिट गया है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सारे जो स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने असंगठित क्षेत्र की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, जो इस समय जो इन्फ्लेशन जो तेज है जिसका असर हमारे असंगठित क्षेत्र पे और गरीब पे पड़ रहा है उसकी बात नहीं की। उन्होंने जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसका एक जगह तो जिक्र किया था, लेकिन बाकी उन्होंने ये नहीं बताया कि जो छोटे किसान हैं उनके सामने समस्या क्या है, उनकी जो आमदनी है वो कम क्यों है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है, यानी कि आप समझ लें कि 94% लोग तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें 47% लोग कृषि में काम करते हैं, और वो जो कृषि में काम करते हैं उनमें से 85% छोटे किसान हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाहर है। उनको इस पे मतलब क्योंकि 75 साल हो गए आज़ादी मिले, अभी तक ये लोग गरीब हैं, इनमें से बहुत सारे अति गरीब हैं। उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, उनके लिए हम क्या टारगेट फुलफिल कर रहे हैं, क्या हम उनको प्रॉमिस करते रहेंगे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और प्रॉमिस वो डिलीवर कब होगा। क्योंकि अब तो जो जनता अब मानती नहीं है पॉलिटिशियन की बात, कि पॉलिटिशियन आके इलेक्शन में प्रॉमिस कर देते हैं कि हम ये डिलीवर करेंगे, वो डिलीवर करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसीलिए जनता को चाहिए कि आप बताएं कि क्या क्या आप कितने समय में करेंगे। तो एक टाइम बाउंड जो वो बहुत ज़रूरी है। अब वजह इसकी ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों की जो नीतियां नहीं है वो टॉप डाउन नीतियां नहीं हैं, और खासकर पिछले सालों में तो इसको हम कहते हैं सप्लाई साइड नीतियां। तो सप्लाई साइड नीतियों का मतलब होता है कि हम बिजनेस को कंसेशन देंगे, और जब बिजनेस को कंसेशन मिलेगा तो उससे फिर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, उससे रोजगार पैदा होगा। लेकिन ये नीति तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक कि डिमांड नहीं होती अर्थव्यवस्था में। और जब इतने बड़े तबके की आमदनी कम है, आमदनी बहुत गिर गई है, तो फिर ये सप्लाई साइड नीतियां काम नहीं करेंगी। और इसीलिए हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट टैक्स काटा जब सरकार ने 2019 में, तो ये सोचा गया था कि अब तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के रेट के बराबर आ गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की जगह उन्होंने अपना जो ऋण था वो कम कर लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीक किया था 2012-13 में 36% के आसपास, वो गिर के 30% रह गया, और उससे रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गई। और जब रेट ऑफ ग्रोथ कम होती है तो उससे फिर बेरोजगारी बढ़ती है, उससे लोगों की आमदनी पे असर पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि जो सरकार ने अभी ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनमें से 94% ने कहा कि हमारी आमदनी 10,000 रुपये से कम है। तो ये दिखा रहा है कि मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी आमदनी ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुशहाली वगैरह में अभी आ सका है। और ये पैंडेमिक में दिख गया था, क्योंकि ये पैंडेमिक में करोड़ों लोग पलायन कर रहे थे शहर से गांव पे, क्योंकि उनके पास इतनी जो बचत नहीं है कि वो एक हफ्ते का राशन खरीद पाए, जो कि अजीम प्रेम जी की स्टडी ने दिखाया। तो कुल मिला के जो हमारी स्थिति है, खासकर जो 94% असंगठित क्षेत्र है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको ये जो आज़ादी मिले जो 75 साल हो गए उसमें बहुत कुछ मिला है। वो अभी भी एक तरह से बिल्कुल एज ऑफ सर्वाइवल पे है, जरा कोई धक्का लगता है तो एकदम से गिर के नीचे चला जाता है। तो उनको हमें आश्वासन देना बहुत ज़रूरी है। 75 साल हो गए हैं, अब और कितने साल में उनके जो चीज़ें बदलाव में आएंगी। तो सर अभय आपसे मैं इसलिए कि अब थोड़ा ओपन कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई डायरेक्ट प्रश्न पूछना हो, नहीं तो मैं
किसी से भी, मतलब आपने मैं कहा था मेरे दिमाग में एक सवाल रहता है जो मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, उसकी फिर से दोहराऊंगा, और ये सभी साथी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार से मैं खास तौर से पूछूंगा, शायद उनसे पहले भी एक बार पूछ चुका हूँ। वो ये है कि जब इतनी आर्थिक दिक्कत है, जो कि है, सही बात है, जब विदेश नीति की स्थिति यह है कि हमारा हाथ चीन के नीचे दबा हुआ है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, और जो भी हरभजन सिंह जी ने जो कहा वो सब बातें उनकी सही हैं कि अब हमारी के दौरान हम लोगों को कितनी अमानवीय स्थितियों से गुजरना पड़ा। तो इन सब बातों की राजनीतिक अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती? ये भी बात सही है कि विपक्ष कमजोर है और नाकारा भी है, साथ में कमजोर होने के साथ मैं ये मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद जनता तो कई बार विपक्ष के होने या ना होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक नाराजगी व्यक्त कर सकती है, और राजनीतिक नाराजगी व्यक्त करने का तरीका यह है वोट। आप उसको जिससे आप नाराज हैं उसको वोट मत दीजिए, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? प्रोफेसर अरुण कुमार जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब इतनी आर्थिक परेशानी है और खासकर गरीब तबके की, तो फिर वो वोट के समय क्यों पलट के वहीं देता है वोट जहाँ से परेशानी की शुरुआत है। मेरा मानना है कि जब कोई नागरिक वोट करने जाता है तो वो सिर्फ एक या दो इशू पे वोट नहीं करता है, वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो वोट करता है। वो निर्भर करता है जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर कि वो किस प्रकार से एजेंडा सेट कर रहा है। और आपको पता है कि जो पिछले इलेक्शन में जो एजेंडा सेट हुआ है वो एक खास परिप्रेक्ष्य में एजेंडा सेट हुआ है, जहाँ पे हर तरह का डिवाइड जो किया जा सकता था, कॉम्युनल कास्ट डिवाइड, वो हर तरह से उस डिवाइड का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो अभी जैसे पैंडेमिक के दौरान जो लाभार्थी वर्ग है उसको जो लाभ दिया गया है उसका भी फायदा रूलिंग पार्टी ने उठाया है। उनका जो पन्ना प्रमुख है वो हर घर जा जा के ये बात बताता था घरों में कि क्या क्या आपको मिला है, और ऑपोजिशन जो है उसका ग्राउंड पे वो रीच नहीं है कि वो जाके बता पाए कि एक्चुअली में क्या क्या परेशानियां आपको आई हैं इसके बावजूद। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने अनुमान लगाया है कि नोटबंदी के बाद जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो उत्पादन कम हुआ है, जो उत्पादन गिर गया है, जो बेरोजगारी हुई है, तो ये जो असंगठित क्षेत्र इसको 50 लाख करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है। और जो लाभार्थी वर्ग को मिला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया साल मिला है। तो अगर 5 साल में आप जोड़ लें तो 12.5-13 लाख करोड़ रुपए। तो जो आम जनता है वो ये नहीं देख रही कि उसको 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 12.5-14 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। उसको तो ये दिख रहा है कि आज मुझे कुछ हाथ में मिला है, और उसी के आधार पे मुझे लगता है कि वो वोट करने को तैयार है। जैसे आपने बताया कि ऑपोजिशन का रोल बहुत बड़ा इसमें होना चाहिए था कि वो जाके बात को खुलासा करे कि आपको क्या क्या नुकसान हुआ और क्या आपको नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ऑपोजिशन जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी बड़ी वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है, पर मुझे नहीं लगता कि उनके जो वर्कर हैं वो गांव में जाके ये बात को बता पाए कि आपको क्या क्या नुकसान हुआ, पैंडेमिक के दौरान हुआ, नोटबंदी से हुआ, जीएसटी से हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ। तो आम जनता को ये पता ही नहीं। आम जनता को लगता है कि जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही है, बस यहाँ पे बीजेपी ने हमें ये चीज़ और हमको दे दी है। तो मेरा मानना है कि इस समय जो जनता की जो एजुकेशन होनी चाहिए थी, जनता को जो उसके मुद्दे उनको समझाना चाहिए था, वो कोई समझाने वाला नहीं है। वो हम एकेडमिक नहीं कर सकते, वो जो एक्टिविस्ट नहीं कर सकते, वो तो पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है जो उनको समझा सकती है। एक चीज़ को और मैं कहूँगा कि इस समय जैसे कि अभी एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है दुनिया में। ये जो नई कोल्ड वॉर है इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है आने वाले समय में। प्रधानमंत्री के भाषण में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है और उसका आम जनता में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि ये जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है इसका क्या असर होगा। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे आरसेप है, जो रीजनल कोऑपरेशन का जो एक वो था, उसको हमने लास्ट मिनट पे साइन नहीं किया तो हम दोनों तरह से पिट गए। आरसेप ज्वाइन करते तो चीन हावी होता, आरसेप नहीं ज्वाइन किया तो हमें नुकसान है, उन्हीं देशों के साथ हमको ट्रेड करना है। पर इसको बात को कौन समझाए कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है कि हम आरसेप नहीं ज्वाइन कर पाए। इस बात को कौन समझाए आम आदमी को
कि एक तरफ चीन से हमारा जो तनातनी है, उससे जो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उससे इंपोर्ट हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। वहां से जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 60-70 बिलियन डॉलर का हमारा जो डेफिसिट है, जो कि चीन को फायदा पहुंचा रहा है। तो ये सारी बातें आम जनता तक कौन पहुंचाएगा? ये पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकली ही बताया जा सकता है। इसमें मतलब एनजीओ नहीं कर सकते, इसमें एकेडमिक नहीं कर सकते। हम लोग तो लिखते रहते हैं, लेकिन उसका असर आम जनता तक नहीं होता है। अरुण भाई साहब, आपसे लास्ट वर्ड, क्या हम लोग बाइनरी में आ गए हैं ना, कि या तो मैं अगर हूं तो ये, और अगर आप मेरे साथ नहीं है तो ये, बाइनरी है अरुण भाई साहब? आपने सही कहा कि ये बिल्कुल बाइनरी हो गया है। और जैसे कि अभय जी ने भी कहा और कमांडर अनिल ने भी पहले कहा कि जो वायदे पहले थे उनको सब भुला दिए जाते हैं, क्योंकि अचीव तो हो नहीं रहे हैं। चाहे 2 करोड़ जो है नौकरी के वायदे हों, चाहे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का वायदा हो, चाहे किसानों की आमदनी दुगने करने का वायदा हो, ये सारी चीज़ें तो भुला दी जा रही हैं। और सिर्फ ये कि आज जो पॉलिटिकल और सोशल जो प्लेन पे जो अपना एक डिस्कशन है, वो इस तरह का है कि जो पहले कहा गया था उसको भुला के, और जो सरकार आज कह रही है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसी पे बात आगे चल रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो इस समय 25 साल के युवा हैं, वो जब 100 साल के हमारा जब आएगा 47 में, तो वो 50 के होंगे, और ये उनके लिए बहुत ही एक अमृत काल है, क्योंकि इसमें वो करेंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हैं, और खासकर जो यूथ है, जो 1.2 करोड़ जो यूथ जो हर साल नौकरी के लिए आता है मार्केट में, और जिसमें से सिर्फ 2-2.5-3 लाख लोग हैं जिनको कि संघर्ष क्षेत्र का काम मिलेगा, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ पाएंगे, या वो किस प्रकार से हमारी पॉलिटिक्स को या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें छुपाने का एक मतलब जरिया है कि हर साल 2 साल पे आप एजेंडा बदलते चले जाइए, नई चीज़ों को सामने लाते चले जाएं, जिससे कि चीज़ों को याद ना किया जाए कि पहले क्या प्रॉमिस था और क्या होना चाहिए था। तो ये सारा, जैसे कि कहा बाकियों ने, कि एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत पे भाषण दिया गया है। इसमें आर्थिक पक्ष तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, और जो आर्थिक पक्ष मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत परेशानी क्रिएट करेगा, क्योंकि जितना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना यूथ में एक तरह से हताशा और निराशा है जो दिख रही है, वो परेशानी बढ़ती चली जाएगी मुझे लगता है आने वाले समय में।